डियर स्टूडेंट्स, आज हम ठुमरी गायन शैली के बारे में पढ़ेंगे। ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। भावों को अभिव्यक्त करना इसका मूल मंतव्य होता है। इसमें भावों की सुकुमारता है, भावों की सूक्ष्मता है। जिस गान में इस प्रकार का प्रयोग होता है वह ठुमरी अंग का गान कहलाता है। ठुमरी में काकू की मार्मिक उद्भावना भी है। काकू का अर्थ हुआ कहने का तरीका, या यूँ कहें कि किस प्रकार से कहा गया है, किस प्रकार से किसी भाव को बताया गया है, उसे कहने का तरीका, उसे गाने का तरीका ही काकू कहलाता है। भाव की अभिव्यक्ति काकू के द्वारा ही की जाती है ठुमरी में। इसमें काकू का बहुत ही महत्व होता है। अब बात करते हैं ठुमरी में रस की प्रधानता के बारे में। यह विविध भावों को प्रकट करने वाली शैली है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसमें केवल श्रृंगार रस की ही प्रधानता नहीं होती है। ऐसा कहना चाहिए कि इस शैली का गान केवल श्रृंगार रस का नहीं होता है। इस अंग के द्वारा भक्ति, करुणा, श्रृंगार या शांत रस इत्यादि की भी अभिव्यंजना की जाती है। तो ठुमरी में श्रृंगार रस की प्रधानता तो है, परंतु इसमें अन्य रसों की भी अभिव्यंजना की जाती है। साथ ही यह रागों के मिश्रण की शैली भी है, जिसमें एक राग से दूसरे राग में गमन की भी छूट होती है। जैसे हमने श्रृंगार रस की प्रधानता की बात की, श्रृंगार रस भी दो प्रकार का होता है, जिसमें संयोग और वियोग श्रृंगार रस, इनका साहित्य में प्रयोग होता है और ठुमरी में स्वर व लय से अलग अलग भाव को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे संयोग के लिए अलग प्रकार से काकू का प्रयोग करते हुए उसे कहने के तरीके से हम संयोग को भी दिखा सकते हैं और वियोग को भी दिखा सकते हैं। बात करते हैं ठुमरी की उत्पत्ति की। ठुमरी की उत्पत्ति लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में मानी जाती है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने इसे मात्र प्रशय दिया था, अर्थात सिर्फ उनके दरबार में उन्होंने दरबारी गायकों को रखा जो कि ठुमरी का गायन करते थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने वाजिद अली शाह जी ने सिर्फ ठुमरी को प्रशय दिया, आश्रय दिया और उनके दरबार में ठुमरी गायन नई ऊंचाइयों तक पहुंचा, क्योंकि वे खुद अख्तर पिया के नाम से ठुमरियों की रचना करते थे और ठुमरी गाते भी थे। हालांकि इसे मूलतः ब्रज की शैली माना जाता है और इसकी अदाकारी के आधार पर इसके दो अंग माने जाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, पूरब अंग और पंजाबी अंग। तो दो अंग की ठुमरी मानी जाती है, पूर्वी अंग की ठुमरी और पंजाबी अंग की ठुमरी। ठुमरी की बंदिश छोटी होती है और श्रृंगार रस प्रधान होती है। भक्ति भाव से अनुसूत ठुमरियों में अधिकतर राधा कृष्ण के प्रेमाख्यान से विषय उठाए जाते हैं। ठुमरी में प्रयुक्त होने वाले राग भी कुछ चपल प्रवृत्ति के ही होते हैं। बात करते हैं ठुमरी के प्रारूप की। ठुमरी के दो भेद माने गए हैं, एक है बोल बाँट की ठुमरी, दूसरी है बोल बनाव की ठुमरी। बोल बाँट की ठुमरी को बंदिश की ठुमरी भी कहते हैं। ये ठुमरी छोटे ख्याल से कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि इसमें शब्द अधिक होते हैं
और इसमें मात्राओं के विभाजन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसा हमने देखा कि ठुमरी एक राग से दूसरे राग में गमन की भी छूट देती है, उसमें एक राग से दूसरे राग में जाने की भी छूट होती है, और ठुमरी उपशास्त्रीय गायन के अंतर्गत आता है। इसमें कोई नियम बहुत ज़्यादा नहीं रखे जाते हैं, फिर भी इसमें राग के जो नियम हैं, दूसरी राग में जाने के जो नियम हैं, उन्हें पूरा फॉलो किया जाता है। इसी प्रकार जैसा हम पढ़ रहे हैं कि बोल बाँट की ठुमरी में मात्राओं के विभाजन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसमें प्रायः रचयिता के नाम के साथ पिया भी लगता है। जैसे हमने कई नाम देखे हैं कई संगीतज्ञों के, कई कलाकारों के, जिनमें अभी हमने देखा वाजिद अली शाह, जिनका नाम अख्तर पिया लिखा करते थे वो, जैसे फयाज़ खां साहब प्रेम पिया लिखा करते थे, विलायत हुसैन खां साहब प्राण पिया। इस प्रकार बोल बाँट की ठुमरी में पिया शब्द हमें देखने को मिलता है। ये तो हुई बोल बाँट की ठुमरी की बात। अब हम देखते हैं बोल बनाव की ठुमरी। बोल बनाव की ठुमरी में शब्द बहुत ही कम होते हैं। ये लचीली होती है और कंठ की मधुरता इसका प्रथम गुण होता है। हालांकि ठुमरी में चाहे वो बोल बाँट की हो चाहे बोल बनाव की ठुमरी हो, उसमें हमने देखा कि काकू का बहुत महत्व है। काकू एक कंठ की मधुरता से ही संबंधित चीज़ है कि हम किस प्रकार से अलग अलग तरीके से अपने भावों को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठुमरी की चाहे हम एक ही लाइन गाएं, एक ही पंक्ति में हम उसे अलग अलग भावों से, अलग अलग तरीके से अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। ये ही ठुमरी की श्रृंगार रस की प्रधानता कही जाती है। अब बात करते हैं ठुमरी के अंग की। जैसा कि हमने देखा कि ठुमरी के 2 अंग होते हैं, पूर्वी अंग और पंजाबी अंग। ठुमरी मूलतः ब्रज शैली की रचना मानी जाती है, परंतु अदाकारी के आधार पर इसे पूर्वी अंग की ठुमरी और पंजाबी अंग की ठुमरी में बांटा गया है। पूर्वी अंग की ठुमरी को भी 2 रूपों में बताया जा सकता है। एक है लखनऊ और दूसरी बनारस की ठुमरी। पूरब अंग शैली धीमी और सौम्य शैली है, जबकि पंजाबी अंग शैली अधिक जीवंत है। या यूँ कहना चाहिए कि बनारस अंग में ठहराव थोड़ा अधिक है। जिस प्रकार से उसमें बोलों की बढ़त की जाती है या स्वर को दिखाया जाता है, किस प्रकार से भाव को प्रकट किया जाता है, तो बहुत ही ठहराव के साथ बनारस अंग में ठुमरी गायकी की जाती है। अलग अलग तरीके से भावों को अभिव्यक्त किया जाता है, जबकि पंजाब अंग में छोटी छोटी ताने, मुर्कियाँ आदि लेकर उसकी प्रवृत्ति थोड़ी चपल है और चपल प्रवृत्ति से ही ठुमरी अंग की गायकी की जाती है। पंजाब अंग की शैली में, ठुमरी शैली में ताने, मुर्कियाँ अधिक ली जाती हैं और भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। जैसे उस्ताद बरकत अली खां साहब, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खां साहब, इनका यूट्यूब पर आप रिकॉर्ड सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा उनकी लय में भी परिवर्तन दिखाई देगा। यदि हम बनारस की ठुमरी से हम कंपेयर करेंगे तो पंजाब अंग की जो ठुमरी है, उनकी लय में भी थोड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा और बनारस अंग की ठुमरी में आपको ठहराव अधिक दिखाई देगा। ठुमरी में जो राग प्रयुक्त होते हैं वो भी कुछ चपल प्रवृत्ति के ही होते हैं, जैसे खमाज, भैरवी, तिलक कामोद, तिलंग, पीलू राग इत्यादि। अब ठुमरी में कौन सी तालें प्रयुक्त होती हैं? ठुमरी में जत ताल का प्रयोग भी किया जाता है
और ठुमरी में सामान्यतः कम मात्रा वाली ताल अधिक प्रयोग की जाती है, जैसे कि कहरवा, दादरा, झपताल। इन तालों का प्रयोग ठुमरी में किया जाता है और दीपचंदी ताल का भी ठुमरी में काफ़ी प्रचलन है। ठुमरी को हाव भाव से प्रकट किया जाता था। अपने भावों को हाव भाव द्वारा प्रदर्शित करके गीत का अर्थ प्रकट किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में सिर्फ स्वरों के द्वारा या जैसा कि हमने बात की कहने के तरीके के द्वारा, काकू के द्वारा हम भावों को अभिव्यक्त करते हैं और ठुमरी की गायकी श्रृंगार रस प्रधान बन जाती है। और ठुमरी में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को गायकी के माध्यम से बखूबी प्रस्तुत किया जाता है। ठुमरी में खमाज, देश, तिलक कामोद, तिलंग, पीलू, काफ़ी, भैरवी, झुंझोटी, जोगिया आदि रागों में ठुमरी गाई जाती है। ये रागें ठुमरी में महत्वपूर्ण है और इसकी गति जो है कुछ द्रुत लय में होती है, अति द्रुत नहीं होती है। इसके साथ दीपचंदी और जत ताल और पंजाबी त्रिताल का भी वादन किया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि ठुमरी भाव प्रधान तथा चपल गति वाला गीत है। इसमें शब्द कम होते हैं, किंतु शब्दों को हाव भाव द्वारा प्रदर्शित करके गीत का अर्थ प्रकट किया जाता है। वर्तमान समय में प्रयोग के तौर पर कुछ लोगों द्वारा ठुमरी को पश्चिमी संगीत के साथ जोड़कर ठुमरी के पारंपरिक वाद्यों जैसे कि तबला, हारमोनियम, सारंगी, ढोलक आदि के अलावा ड्रम्स, वायलिन, कीबोर्ड, गिटार इनके साथ ऑर्गेनिक कीबोर्ड वगैरह इनके साथ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं ठुमरी के कलाकारों की। बनारस घराने या यूँ कहें पूरब अंग की ठुमरी के जाने माने कलाकारों में रसूलन देवी, सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, महादेव प्रसाद मिश्रा आदि शामिल हैं और चन्नूलाल जी मिश्र भी बनारस घराने से ही हैं। ठुमरी के कुछ अन्य गायक हैं जैसे गौहर जान, बेगम अख्तर, शोभा गुर्टू जी, नूर जहाँ जी और प्रभा आत्री जी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कुछ महान ख्याल गायकों में से कुछ गायक हैं जिन्होंने ठुमरी में रुचि ली और इसे अपने तरीके से गाया, जैसे कि अब्दुल करीम खां साहब, फयाज़ खां साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, भीमसेन जोशी जी, राजन जी और साजन जी मिश्र, बरकत अली खां साहब और प्रभा अत्री जी। आजकल ठुमरी को कभी कभी समापन के रूप में ख्याल गायकी के अंत में गाया जाता है और ठुमरी के साथ तबला और तानपुरा के अलावा अन्य विशिष्ट वाद्य यंत्र जैसे कि सारंगी, हारमोनियम आदि का भी वादन किया जाता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार ठुमरी श्रृंगार रस प्रधान गायकी है जो कि लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का मिश्रण है। इसे लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का मिश्रण ही कहा जाना चाहिए क्योंकि इसमें लोक संगीत का भी प्रभाव है। और ठुमरी भाव प्रधान गायकी है। इसमें मींड़, खटका, मुर्की आदि से युक्त छोटे छोटे अलंकार, तान, आलाप आदि का भी प्रयोग किया जाता है। इसको मध्यम और कुछ द्रुत लय में गाया जाता है और इसमें प्रयुक्त होने वाली तालों के बारे में भी हमने देखा, जैसे दादरा, कहरवा, झपताल, जत ताल आदि तालों का इसमें प्रयोग किया जाता है।